गुड मॉर्निंग और स्टूडेंट्स। आज हम आपकी +1 क्लास में पॉल साइंस में आपका चैप्टर नंबर 10 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विकास। विकास क्या होता है? विकास की सामान्य समझ अगर हम शुरू करें तो विकास की समझ में हमारे सामने ये चीज़ें आएंगी कि विकास होते समय क्या क्या समस्याएं आती हैं, या विकास जब होता है तो कौन कौन सी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। विकास है क्या? आप माने कि एक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा की ओर से एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, उसकी गतिविधियों के लिए एक वार्षिक पत्रिका निकाली जाती है। कक्षा में जो पिछले साल करवाया, शिक्षक पिछले साल की पत्रिका को आदर्श मानता है और उसके अनुसार ही इस साल की योजना को बनाता है कि इस साल उसने कौन कौन से विषय में क्या क्या करवाना है, कौन कौन सी कविताएं करवानी है, कौन कौन से आलेख करवाने हैं। तो वो अपनी इन चीज़ों को थोड़े थोड़े हिस्सों में बांट लेता है, जिससे कि वो विभिन्न छात्रों में लिखने के लिए विषय और जिम्मेवारियों का बंटवारा कर सके। तो ऐसे में क्या होता है कि क्रिकेट में जो रुचि रखने वाले विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उन्हें कोई अन्य विषय मिल जाए और जिसे क्रिकेट का जिम्मा दिया जाए, वह वास्तव में नाटक लिखने को उत्सुक हो। यानी कि उसे उसकी जो रुचि है वो तो क्रिकेट में हो, लेकिन अन्य विषयों को भी वो रुचि से लिख सके, ऐसे पाठ्यक्रम को उनके लिए तैयार किया जाता है। यानी कि कक्षा में ऐसी ऐसी पत्रिकाएं निकाली जाएंगी जिससे छात्रों को अपनी विशिष्ट रुचि और सर्वोत्तम संभव तरीके से साकार होते दिखाई देंगे। उनके लिए उन्हें अच्छा दिखाने के लिए पत्रिकाएं तैयार करनी होगी, विषय वस्तु रोचक बनानी होगी, जिससे वो कम से कम समय में अपने लिए अच्छे से अच्छे पाठ्यक्रम को तैयार कर सके। विकास शब्द अपने आप में क्या है? व्याख्यात्मक अर्थ में उन्नति है, कल्याण है, ठीक है, बेहतर जीवन जीने की अभिलाषा है। विकास का सही मायनों में अर्थ यह होता है कि किसी भी चीज़ का विकास करना, आगे बढ़ना, उसकी प्रगति करना। विकास शब्द का प्रयोग आर्थिक विकास की दर से वृद्धि और समाज के आधुनिकीकरण जैसे संकीर्ण अर्थों में भी होता है। और अगर विकास का पहले से कोई निर्धारण किया जाए, लक्ष्यों या बांध, उद्योग, अस्पताल जैसी परियोजनाओं को पूरा कर इसे जोड़कर रखा जाता है। विकास का काम समाज के व्यापक नज़रिए के अनुसार नहीं होता। कई बार समाज के कुछ हिस्सों में इसका लाभ पहुंचता है और बाकी लोगों को इसका लाभ नहीं पहुंच पाता। अब देखा जाए तो जब विकास होता है या विकास के लिए जो जो चीज़ें अपनाई जाती हैं, ऐसी परिस्थितियों में विकास के सामने चुनौतियां क्या आती हैं, विकास की चुनौतियां कौन कौन सी होती हैं। 20वीं सदी में हमने महत्वपूर्ण हासिल की है, सफलता हासिल की है विकास को लेकर। उस समय एशिया और अफ्रीका में बहुत से देशों ने राजनीतिक आज़ादी हासिल की थी। तो उस समय क्या हुआ कि अधिकतर देश क्या हो गए, कंगाल कर दिए गए थे, जिनसे वहाँ के निवासियों का जीवन स्तर था वो बहुत नीचा हो चुका था। उन्हें सुविधाएं, शिक्षा, चिकित्सा, ऐसी ऐसी सुविधाएं बहुत कम मायने में मिल रही थी। इन्हें अक्सर अविकसित या अविकासशील भी देश भी कहा जाता है। तो 1950 और 60 के दशक में देखें तो एशिया व अफ्रीका देशों ने उपनिवेशिक शासन में आज़ादी हासिल की। तब से उनके सामने सबसे महत्वपूर्ण काम गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, निरक्षरता, ठीक है, इन ऐसी चीज़ों को, इन समस्याओं का समाधान करना इनके सामने था, जो कि बहुत अधिक संख्या में वो इन चीज़ों को भुगत चुके थे। उसके बाद यानी कि बात करें तो विकास की अवधारणा कई वर्षों में काफ़ी बदली है। यानी कि जो शुरू के साल थे उस समय उन्नति और समाज के आधुनिकीकरण के रूप में पश्चिमी देशों के स्तर बहुत तक पहुंचने लगे हैं। विकासशील देशों ने औद्योगिकरण, कृषि, शिक्षा, इन सभी के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के जरिए आर्थिक उन्नति का लक्ष्य निर्धारित किया। अब अगर माना जाए तो आर्थिक बदलाव शुरू हो चुके हैं। केवल राजसत्ता ही इस चीज़ के लिए सक्षम नहीं है, अन्य देशों ने विकास की महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी सूत्रपात किया है। 50 के दशक में आते आते भारत की विकास की पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला बनी। इसमें भाखड़ा, नंगल बांध, देश के विभिन्न हिस्सों में इस्पात की स्थापना, कृषि तकनीकी में सुधार, बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं शामिल की गई थी जिससे लोगों को लाभ हो सके। तो ऐसी रणनीति तैयार की गई थी जिससे धीरे धीरे समाज में सबसे गरीबी जो है उसको, गरीबी की रेखा से लोगों को ऊपर उठाया जाए। अगर भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान जैसे शैक्षणिक ऐसी चीज़ों की बात की जाए तो शिक्षा भी पहले के स्तर से अब बहुत ऊंची उठ चुकी है। शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है।
विकास के मॉडल की आलोचनाएं। अगर विकास की ओर ध्यान दिया जाए तो क्या है कि बहुत से देशों ने जिस तरीके से विकास को अपनाया है यह विकासशील देशों के लिए काफ़ी महंगा साबित हुआ है। इसमें जो लागत हुई है वो अधिक रही है और देश बहुत ज़्यादा कर्जे के नीचे दब चुका है। अफ्रीका अभी भी अमीर देशों के लिए भारी कर्जे के लिए करा रहा है, उसके ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा भारी कर्जा है वो चढ़ा हुआ है। विकास की वह कीमत जो समाज को चुकानी पड़े, यानी कि कई बार विकास ऐसी जगह शुरू हो जाता है जहाँ पर सामाजिक जीवन जी रहे लोगों के लिए यह बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर सकता है। जैसे अब कोई रेल लाइन का हमने विस्तार करना है, उसकी स्थापना करनी है, तो हम लोगों की जैसे खेतों में से ठीक है सहारा लेते हैं, कोई पुल बना रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि लोगों के पास जो ज़मीन है वो इस काम में लाई जाती है। चाहे उन्हें इस चीज़ की कीमत मिल जाती है लेकिन फिर भी उन्हें इस चीज़ का हर्जाना भुगतना ही पड़ता है। बहुत सारे लोग विस्थापित होते हैं, विस्थापित यानी कि अपनी जगह से उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता है। विस्थापित लोगों ने अपनी नीति को हमेशा निष्क्रियता से स्वीकार नहीं किया। अगर नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में देखें तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के तहत बनने वाले जो बांधों के निर्माण में एक आंदोलन चल पड़ा था, क्योंकि ये सिंचाई का एक अनमोल तरीका था कि बड़े बांधों के इन समर्थकों का दावा था कि इसमें बिजली पैदा होगी, काफ़ी बड़े इलाके में ज़मीन की सिंचाई को मदद मिलेगी, लोगों में जो पानी के लिए किल्लत है वो भी इससे दूर हो जाएगी। तो अगर ये विकास की बात यहाँ देखी जाए तो इस विकास के तहत ही लोगों को भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। विकास की वह कीमत जो पर्यावरण को चुकानी पड़े। जब भी विकास की बात आती है ये ज़रूरी नहीं कि लोगों पे बल्कि प्रकृति पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके परिणाम जैसे विस्थापित लोग ही नहीं पूरी आबादी महसूस करने लगती है। जैसे दक्षिण अफ्रीका पूर्वी एशिया के तट हैं, वहाँ पर सुनामी ने कहर ढाया, तो इस कहर से प्रकृति में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया। बड़े बड़े भूमंडल तट ताप ये सब बढ़ने लगे जिससे कि प्रकृति को भी बहुत नुकसान हुआ। हम इस विकास के मॉडल का अगर अनुसरण करें तो वह ऊर्जा के बढ़ते हुए उपयोग पर पूरी तरह निर्भर है। विश्व में जितनी भी ऊर्जा का अधिकांश भाग कोयला या पेट्रोलियम जैसे स्रोतों से आता है उसको पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। तो ये बात है कि प्रकृति को भी इन विकास में अपनी ज़रूरतों को यानी कि जो प्रकृति से हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं उसका भी हर्जाना भुगतना पड़ता है। विकास का मूल्यांकन, हम यह नहीं कह सकते कि दुनिया में विकास का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कुछ देशों ने आर्थिक उन्नति भी की है, यहाँ तक कि गरीबी घटाने में भी बहुत ज़्यादा सफलता हासिल की है। विकास ने ऐसे ऐसे उद्योग स्थापित किए हैं जहाँ पर बेरोज़गार लोगों को बहुत सारे काम मिले हैं। उन्होंने अपनी जो बढ़ रही दिनचर्या है उसको भी देखा है और साथ साथ लोगों को आर्थिक उन्नति में भी सहायता मिली है। अगर इस बात को देखा जाए कि स्वीकृति मिल रही है विकास की जो व्यापक अवधारणा है, तो हमारी जो आर्थिक उन्नति हो रही है उसका कहीं ना कहीं प्रभाव लोगों पर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए विकास को व्यापक अर्थ में ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जहाँ लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो, यानी कि अगर लोगों में किसी चीज़ का गुण है तो उससे विकास से उस गुण को बाहर लाया जाए। उसके बाद आता है विकास की वैकल्पिक अवधारणा, यानी कि हम अगर इस चीज़ की बात करें कि सीमाओं की चर्चा करें कि जिसका अनुसरण अब तक किया गया है, इसके लिए मानव कल्याण और पर्यावरण दोनों ही लिहाज में भारी कीमत चुकानी पड़ती है। विकास नीतियों के कारण जो कीमत चुकानी पड़ती है उसका असर लोगों की ज़िंदगियों पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। अधिकतर देश क्या करते हैं, विकास की जो ऊपर से नीचे की रणनीतियाँ हैं वो अपनाई जाती हैं, यानी कि वो नीचे से ऊपर यानी कि जाने की बजाय ऊपर से नीचे आते हैं, जिससे कि बहुत सारी जो गरीब जनता है उसको इस चीज़ का हर्जाना भुगतना पड़ता है। लोकतांत्रिक देशों के लिए यह उतना ही सच है जितना तानाशाही के अधीन देशों के लिए। अगर कुछ परियोजनाएं जिनका हम लाभ उठाते हैं तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ मुश्किलें या हमारे सामने कुछ ना कुछ चुनौतियां आती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। अधिकारों के दावे, विकास के जो अधिकांश फ़ायदों को ताकतवर लोग हैं उन्होंने कैसे हथियार बना रखा है और विकास की कीमत अधिक जो गरीबी और आबादी से असुरक्षित हिस्से हैं उनको ही चुकानी पड़ती है। जो लोग हैं जिनका विस्थापन हुआ है, जो अपनी आजीविका खोने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, वो अपना इस मुद्दे को बार बार उठाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आजीविका जीने के लिए जो उनका अधिकार है वो उसके लिए उनके अधिकार के लिए वो खतरा पैदा हो जाता है। कई बार उनकी चीज़ों को
बहुत बढ़ा चढ़ाकर उस रूप में लिया जाता है विकास के रूप में, जबकि वो विकास वहाँ पर होता नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का काम क्या है? जन समूह के विभिन्न जो लोग हैं उनकी मांगों को पूरा करने के साथ साथ वर्तमान और भविष्य की दावेदारियों के बीच भी संतुलन कायम करना होता है। लोकतांत्रिक भागिता कि लोकतंत्र अपनी कितनी इसमें सहयोग निभाता है, या क्योंकि लोकतंत्र लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला ही तंत्र है। जैसे हम अपनी भलाई के लिए आपको माता पिता या शिक्षक की बात माननी चाहिए, वैसे ही हमें अपने खुद को यह महसूस होना चाहिए कि हमारी किस में भलाई है और हमारा फ़ायदा किस में है। ये हम स्वयं ही इस चीज़ को सोच सकते हैं। लोकतंत्र और तानाशाही के बीच यही अंतर है कि लोकतंत्र में संसाधनों को लेकर विरोध या बेहतर जीवन के बारे में विचारों का विचार विमर्श किया जा सकता है। इन बातों को लेकर आपके अधिकार हैं, आप अपने अधिकार के लिए कहीं भी खड़े हो सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। लोकतंत्र और विकास दोनों का जो आमतौर पर सरोकार है वो बहुत हासिल करना होता है। विकास की अगर कोई परियोजना है, स्थानीय विकास परियोजना है, तो उसके बारे में पहले उन स्थानीय लोगों से उसकी जानकारी लेनी चाहिए कि लोग उस चीज़ के लिए तैयार हैं या नहीं हैं, लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं या नहीं। तो अगर वो लोगों की भलाई के लिए है तो सरकार को ये चाहिए कि उन लोगों को अच्छी तरह समझाए कि ये आपकी फ़ायदे के लिए ही चीज़ बनाई गई है। सड़क कहाँ बने, स्थानीय बसें या मेट्रो का मार्ग कहाँ हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ गाँव को चेक डैम की ज़रूरत है या नहीं है, इंटरनेट कैफ़े की ज़रूरत है या नहीं है, ये लोगों के द्वारा ही वहाँ पर तय किया जाना चाहिए। विकास और जीवन शैली, अगर विकास की बात की जाए तो विकास अगर कहीं भी होता है तो उसका जो प्रभाव है वो व्यक्ति के जीवन शैली पर पड़ता ही पड़ता है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली अगर चीज़ें हैं तो वो इससे बहुत ज़्यादा दूर रखनी चाहिए। अगर विकास हमारा हो रहा है तो जितना हो सके हमारे पर्यावरण को इन चीज़ों से बचाना चाहिए। अगर संसाधन को सुरक्षित रखना और ऊर्जा से फिर से प्राप्त करने वाले स्रोत हमारे पास हैं तो हमें ये प्रयास करने चाहिए। वर्षा का जल है जो, या जैव गैस संयंत्रण है, ठीक है, पानी वाली जो बिजली परियोजना है, इन सब के सभी हमारे सामने उदाहरण हैं जिससे हर जनसामान्य का, जनसमूह का यानी कि लाभ हो सकता है। लोगों को इन परियोजनाओं के बारे में बहुत अच्छी तरह समझाना चाहिए कि हमारे अंदर जो, हमारे देश में जो अगर विकास की बात की जाए तो विकास हर व्यक्ति के लिए संभव हो, क्योंकि हर व्यक्ति को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर देश भर में लोगों और सरकार के बीच बड़े पैमाने पर सहयोग की ज़रूरत है तो वो भी लोगों को और सरकार को आपस में सहयोग बनाकर ही विकास के बारे में सोचना चाहिए। निष्कर्ष, विकास का विचार बेहतर जीवन की कामना से जुड़ा होता है, यानी कि जब भी जहाँ भी कोई विकास होता है तो उसका उद्देश्य यही रखा जाता है कि इसका जो प्रभाव है वो हर के जीवन पर बहुत अच्छा पड़े। तो विकास के जो लक्ष्य है उनका अनुसरण करने के दौरान जो भी मामले उठते हैं हमारे चयन में, वो मनुष्य के, दुनिया के अन्य जीवों पर इसका प्रभाव ज़रूर डालते हैं। मतलब हमें यह सोचना चाहिए कि मेरा कार्य दूसरों पर नहीं बल्कि मुझे भविष्य में इस कार्य का कितना लाभ पहुंचना है, इस विकास से मुझे कितना फ़ायदा होना है, या ये हमारे हितों के लिए कितना कारीगर है, ये सब चीज़ें ध्यान में रख कर ही विकास की बात को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये बेटा आपका लेसन था, इसके क्वेश्चन आंसर भेजने हैं, राइट और लर्न दोनों ही करने हैं। धन्यवाद।